हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम साइंस से रिलेटेड कुछ करंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी हमारा करंट टॉपिक आज के टाइम पे चल रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ अगर हम देखें तो सूरज पर धरती के आकार के 3 गुना बड़ा धब्बा बना। यानी कि वैज्ञानिकों ने ये डिस्कवर किया है कि जो सूर्य है यानी कि सूर्य की सतह पर पृथ्वी का जो आकार है ना, उसके से 3 गुना बड़ा धब्बा देखा गया है। ठीक है। और इसका क्या इन्फ्लुएंस होगा, तो इससे ऐसा माना जा रहा है कि सौर तूफान आ सकता है। और सौर तूफान आने का मतलब कि सोलर से यहाँ बात हो रही है, तो इससे सैटेलाइट, जीपीएस, टीवी का टावर या फिर रेडियो, जो भी आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये सारे कामों में आपका एक बाधा उत्पन्न होगा, आपका एक दिक्कत आएगी उन सब चीज़ों में। ठीक है। और साथ ही साथ इससे पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड पर भी असर पड़ सकता है और धब्बे की वजह से धरती के दोनों ध्रुवों पर यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर रंगीन रोशनी वाले अरोरा देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, समुद्र में 2024 तक उतरेगा दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज़। क्या है ये? तो आइकन ऑफ द सीज का निर्माण कार्य तेज कर दिया गया है। कौन कर रहा है ये आइकन ऑफ द सीज का कार्य? तो रॉयल कैरेबियन क्रूज लिमिटेड ने आइकन ऑफ द सीज का निर्माण कार्य तेज कर दिया है। क्यों? क्योंकि उनको 2024 में इसको समुद्र में उतारना है और इस क्रूज़ के लिए कंपनी ने बुकिंग भी शुरू कर दी है। साथ ही साथ एक बार में इस क्रूज़ पे, ये क्रूज़ इतना बड़ा होगा कि इसमें एक बार में 5,610 जो पैसेंजर्स हैं, जो यात्री है, वो सफ़र कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें एक टाइम पे 2,350 लोगों का चालक दल मौजूद रहेगा। अर्थात अगर हम बात करें तो टोटल कैपेसिटी इस क्रूज़ की है 7,960, यानी ऑलमोस्ट 8,000 है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। साथ ही साथ इस क्रूज़ की ऊंचाई की बात की जाए तो इस क्रूज़ की जो हाइट है वो 154 फीट होगी और इसमें आपका 46 फीट की एक स्लाइड भी शामिल है। ठीक है, इसमें एक स्लाइड लगाया जाएगा। और इसके अलावा इस बड़े से क्रूज़ के अंदर राफ्टिंग की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। और इसके अलावा अब तक दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज़ का दर्जा रॉयल कैरेबियन क्रूज़ लिमिटेड के वंडर ऑफ द सीज को ही मिला है। वंडर ऑफ द सीज दूसरा है क्रूज़, ठीक है, वो अभी तक का सबसे बड़ा है। और ये रॉयल कैरेबियन क्रूज़ लिमिटेड ने नया क्रूज़ बना रहे हैं जिसका नाम है आइकन ऑफ द सीज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, बृहस्पति के 12 नए चंद्रमा मिले। तो इसमें क्या है, खगोलविदों यानी कि जो हमारे जो लोग भी हमारे बता रहे हैं, उन्होंने देखा है कि सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति का चक्कर लगा रहे 12 नए चंद्रमाओं की खोज की गई है, यानी कि नेचुरल मून की खोज की गई है। और इस खोज के बाद ये जो डिस्कवरी हुई है, इसके बाद शनि से ताज छीनकर बृहस्पति सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है। यानी अभी तक के हमारे जनरल नॉलेज के बुक में हम पढ़ते थे कि सबसे ज़्यादा नेचुरल मून किसके पास है या नेचुरल सैटेलाइट किसके पास है, तो वो था हमारा शनि यानी कि सैटर्न। बट नाउ डेज अब हमें 12 और चंद्रमा मिल गए बृहस्पति के, यानी कि जुपिटर। तो जुपिटर के पास अब टोटल 92 चंद्रमा हो गए। तो 92 चंद्रमा होने के साथ साथ यह हमारे सौरमंडल में किसी भी अन्य ग्रह के पास इससे अधिक नहीं है। शनि यानी कि सैटर्न के पास 83 चंद्रमा है, जबकि जुपिटर के पास कितने हो गए हैं, 92 हो गए हैं। और इस तरह से जुपिटर जो है वो नंबर 1 पे आ गया है और सैटर्न जो है वो नंबर 2 पे चला गया है। साथ ही साथ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने माइनर प्लैनेट सेंटर में चंद्रमाओं की कक्षाओं के बारे में पूरा डिटेल में बताया है। नेक्स्ट है, अच्छा, ये जो चंद्रमा है इसमें 9 चंद्रमा जो है विपरीत दिशा में लगाते हैं चक्कर। जो बृहस्पति के जो नए 12 चंद्रमा खोजे गए हैं, जिनका अभी तक नाम रखा नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि 9 चंद्रमा जो हैं वो थोड़े दूरी पर स्थित हैं और जो आंतरिक चंद्रमाओं के विपरीत दिशा के चक्कर लगाते हैं, मतलब वो उल्टे डायरेक्शन में घूम रहे हैं। क्लियर है।
नाउ नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजीज़ से रिलेटेड है ये हमारा टॉपिक। तो स्टेम सेल थेरेपी वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। स्टेम सेल थेरेपी बहुत ही मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में ये एक वरदान साबित हो रहा है। एंड स्टेम सेल प्लास्टर से दिल की जन्मजात बीमारी ठीक करने में सफलता मिलेगी। साथ ही साथ स्टेम सेल और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से सिकल सेल एनीमिया को भी इरेडिकेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिशन को लॉन्च किया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं स्टेम सेल प्लास्टर से दिल की जन्मजात बीमारी ठीक करने में कैसे सफलता मिल रही है। तो सारे संसार में लाखों बच्चे जन्म के समय से ही हृदय रोग से आज के टाइम पे पीड़ित हैं और इसका निदान कर पाना चिकित्सकों के लिए बहुत कठिन होता है। तो अब ब्रिटेन के जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने एक स्टेम सेल प्लास्टर बनाया है, जिससे क्या होगा कि जिन बच्चों को दिल की बीमारियां हैं उनको रोग मुक्त करने में सफलता मिलती है। दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं और इनका इलाज के लिए फ़िलहाल इस तकनीक का इस्तेमाल होता है, वह लंबे समय के लिए कारगर नहीं है। जैसे अभी क्या यूज़ किया जाता है, हार्ट में वाल्व डाल दिया जाता है, तो बच्चों के बड़े होने पर वाल्व बदलने की ज़रूरत होती है। तो वैज्ञानिकों को ऐसी उम्मीद है कि अगर हम स्टेम सेल प्लास्टर के थ्रू इलाज करेंगे तो डेफिनेटली ये बीमारी मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इसको सही किया जा सकता है। क्लियर है। और इस बीमारी में हृदय में जन्म लेने के बाद से ही असमानता देखी जाती है। ठीक है, क्या है ये? कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। ठीक है, ये दिल के जो दीवार होते हैं उसको भी अफेक्ट करता है। दिल क्या है? पंपिंग मशीन है जो ब्लड को पंप करने का काम करता है। ठीक है। एंड यहाँ पर एक बच्चा भी है जिसका नाम है फिनले। तो फिनले के माता पिता ट्रायल के लिए पहले से तैयार थे, क्योंकि फिनले के बचने की संभावना वैसे भी बहुत कम थी। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक बच्चे के दिल में डोनर स्टेम सेल को इंजेक्ट कर उसकी जान बचाई गई है। पहले उन्होंने क्या किया, प्लेसेंटा से स्टेम सेल को विकसित किया, उसके बाद उस बच्चे के दिल में इंजेक्ट किया। दुनिया में यह अपनी तरह का पहला ऑपरेशन है और इस सफलता ने उस बच्चे को ज़िंदगी बचाने का रास्ता भी खोल दिया है। बच्चे का नाम क्या है? फिनले। तो ये एग्ज़ाम में आपके आ सकता है कि किस बच्चे के ऊपर सबसे पहली बार हार्ट से रिलेटेड जो स्टेम सेल का ट्रांसप्लांटेशन है वो किया गया है, और स्टेम सेल को पहले प्लेसेंटा के थ्रू बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, पहली बार दिखा दो विशालकाय तारों का विलय, यानी कि विलय मतलब दोनों एक दूसरे में मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? तो इस घटना में यूरोपियन ऑब्जर्वेटरी के चिली स्थित एक विशाल टेलीस्कोप की मदद से साइंटिस्ट ने देखा कि दो न्यूट्रॉन तारे आपस में मिल रहे हैं, और यह एक अलौकिक यानी कि बहुत ही मतलब सुंदर घटना है, मतलब देखने में बहुत ही अच्छा लगा होगा। एंड इस घटना को किलोनोवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जब दो न्यूट्रॉन तारे मिलते हैं आपस में तो किलोनोवा। इस प्रक्रिया में तेजी से चमकीले पदार्थ का बड़ा हो रहा आग का गोला बनता है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर डायग्राम में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन, यानी कि जो हमारा मौसम में जो हमारे वेदर में चेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके कारण कुछ जनजातियां मतलब विलुप्त हो रही हैं, जिसमें हमारा आर्कटिक हिरण भी है। आर्कटिक हिरण यानी कि एक नए मतलब एक शोध में एक रिसर्च में पाया गया है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में यानी कि नॉर्थ पोल में स्थित आर्कटिक एरिया जो है वहाँ पर एक हिरण पाया जाता है जो पिछले 2 दशकों यानी कि 20 सालों के अंतर्गत में जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्ति की कगार पर पहुँच गए हैं, यानी एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ नहीं है ये हमारे अर्थ के लिए। नेक्स्ट है शुक्राणुओं की गतिविधियों का तरीका चुंबकीय क्षेत्र के इर्द गिर्द जैसा। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा प्रोसेस को बताया है जिसके माध्यम से एक शुक्राणु विभिन्न बाधाओं को पार करता हुआ गर्भाशय नली तक पहुंचता है। दैट मीन्स यहाँ पर जाइगोट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन की बात की जा रही है कि मतलब बहुत सारी हर्डल्स को पार करते हुए एक शुक्राणु जो है वो गर्भाशय नली तक पहुंच रहा है। तो ब्रिटेन और जापान के वैज्ञानिकों ने पाया है कि जैसे ही यह शुक्राणु के अगले और पिछले हिस्से का हरकत का तौर तरीका कुछ वैसा ही है जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके इर्द गिर्द जैसा होता है, वैसा ही है ये। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है? सेम पोल रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को बताया है कि बिल्कुल जो हमारा
फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है उसमें जो हमारा स्पर्म और ओव्यूम है वो दोनों का जो रिलेशन है वो बिल्कुल कुछ ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र के इर्द गिर्द का एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है वैसा है। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू।